ओवरऑल ये जो क्वार्टर गया है और अभी अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें जो मोटे तौर पे चीजें देखी जा रही हैं कि मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट इतने ज़्यादा बढ़े हैं कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा हिट देखने को मिला है। और क्योंकि ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि महंगाई बढ़ने की बहुत चिंता रहती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस बहुत हैं प्राइस बढ़ाने के लिए। और मेटल्स में भी हमने देखा है कि इस क्वार्टर में जो कि अच्छे नतीजे नहीं रहे हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि मेटल एज ए होल ठीक करने वाला है। मिक्स रिजल्ट्स हमने देखे हैं केमिकल सेक्टर में और शुगर में, लेकिन पॉजिटिव जहां पे दिख रहा है वो पहला बैंकिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर में जिसने की उम्मीद जता रहा था मार्केट, लेकिन अभी भी दिख रहा है कि कैश जनरेशन आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा है। मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें कि 2027 तक भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरेगा, और आईएमएफ कह रहा है कि 2030 तक कॉर्पोरेट सेक्टर के तिमाही नतीजों और पूरे शेयर बाजार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर संतोष कुमार सिंह जी मौजूद हैं। संतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना समय मनी 9 को देने के लिए। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, इट्स माय प्रिविलेज टू बी हियर। थैंक यू सर। सर, आपके मुताबिक कॉर्पोरेट जगत के अब तक जो आंकड़े आए हैं, जो तिमाही नतीजे जारी हुए हैं, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको कैसा लग रहा है? मसलन किन सेक्टर्स ने अच्छे और किन सेक्टर्स ने अनुमान से खराब नतीजे जारी किए हैं आपके मुताबिक? देखिए, ओवरऑल ये जो क्वार्टर गया है और अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें जो मोटे तौर पे चीज़ें देखी जा रही हैं कि मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है। सेल्स में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखी जा रही है, लेकिन मार्जिन कंप्रेशन जो है वो, चूंकि मटेरियल कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट इतने ज़्यादा बढ़े हैं कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा हिट देखने को मिला है। और उसमें सबसे बड़ा जहाँ पर नेगेटिव भी आ रही है चीज़ें वो हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर एज ए होल। वहाँ पर चूंकि प्राइस नहीं बढ़ पाए थे और उनको जो है इनपुट कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और क्योंकि ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि महंगाई बढ़ने की बहुत चिंता रहती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस बहुत हैं प्राइस बढ़ाने के लिए। सीमेंट देखा गया जहां पर कि बहुत ही नेगेटिव सरप्राइजेज आए हैं, क्योंकि डबल वार्मिंग होता है जब भी फ्यूल के कॉस्ट बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से जो है ये दो सेक्टर। और मेटल्स में भी हमने देखा है कि इस क्वार्टर में जो कि अच्छे नतीजे नहीं रहे हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि मेटल एज ए होल ठीक करने वाला है। इस बार जो इन्वेंट्री लॉसेस आए थे उसके कारण जो है मेटल हमने नीचे देखा है, लेकिन ओवरऑल मेटल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ। मिक्स रिजल्ट्स हमने देखे हैं केमिकल सेक्टर में और शुगर में, हमको एक मिक्स ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव जहाँ पे दिख रहा है वो पहला बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग में कुछ जो है एक दो जो है नतीजे थोड़े से नेगेटिव थे, लेकिन ओवरऑल और पीएसयू बैंकों में तो हमने देखा कि 20% से ज़्यादा की लोन ग्रोथ देखी गई है। उसके बिना पे और एनपीए रेजोल्यूशंस के बिना पे, प्रोविजनिंग कम होने के बिना पे ये बैंक्स में काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। आईटी सेक्टर में जिसने की उम्मीद जता रहा था मार्केट, लेकिन अभी भी दिख रहा है कि कैश जनरेशन आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो छोटे छोटे सेक्टर हैं, हेल्थ केयर कह लें या हॉस्पिटल सेक्टर कह लें, वहाँ पे अच्छा दिख रहा है। होम डेकोर सेक्टर में अगर आप देखें तो ग्रीन पैनल जैसी कंपनियां या स्टाइलम, रुशील, ये कुछ कंपनियां ने अच्छा किया है। टू व्हीलर्स में मोटे मोटी नतीजे ठीक रहे हैं। टीवीएस मोटर ने उम्मीद से नीचे है, लेकिन अगर आप क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो नतीजे अच्छे थे। वहीं पर टेलीकॉम में भारती और कह लें कि इन सबों का आरपू बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। रिटेल में हमने देखा कि डी मार्ट, एबीएफआरएल, इनने अच्छा किया है। डिफेंस ओवरऑल एक अच्छा कर रहा है, और उसमें एमटार टेक्नोलॉजी या डेटा पैटर्न हो या एस्ट्रा माइक्रो हो, ये कंपनियों ने अच्छा किया है। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर कि दिख रहा है कि ग्रोथ हो सकती है, और कुछ पॉकेट्स जो है मिक्स टू नेगेटिव हैं। लेकिन अगर संदीप जी लंबी अवधि के लिए देखा जाए, जैसा कि आईएमएफ कह रहा है या फिर अभी मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें कि 2027 तक भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरेगा, और आईएमएफ कह रहा है कि 2030 तक। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें फ्यूल कॉस्ट के कारण जो है हमारा, या मटेरियल कॉस्ट के कारण सारी चीजें बढ़ गई हैं। लेकिन लंबी अवधि में अगर देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर जो कि स्पोर्ट प्ले कर रहा था कुछ दिनों से, अब जो है तकरीबन ₹1.5 के करीब ऊपरी स्तरों से गिरा है। अगर वो और थोड़ा सब्सटेंशियली गिरता है तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल डू गुड।
ठीक है, तो कई सारी ऐसी छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जो आपने मेंशन की है सर, जहां पे नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो तेल गैस सीमेंट मेटल ये ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जो कि खराब रहे हैं, लेकिन जो बड़े सेक्टर्स जो आपने मेंशन किए जहां पे नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, वो एक तो बैंकिंग है जिसमें खासतौर पर पीएसयू बैंक यानी सरकारी बैंक, और दूसरा है आईटी जहां पे खराब नंबर्स आने का अनुमान था, उतने खराब नंबर्स नहीं है। कई सारी कंपनियों के तो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो आईटी और बैंकों ने अनुमान से बेहतर नतीजे जारी किए हैं, क्या फैक्टर्स रहे हैं इन दोनों सेक्टर्स की आउट परफॉर्मेंस के पीछे, और क्या ये जो प्रदर्शन है H2 FY23 यानी वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भी जारी रहने की उम्मीद है? देखिए, मुझे लगता है कि ये चीज़ें जारी रहेंगी क्योंकि केपेक्स साइकिल जो है अपटर्न हुआ है और प्राइवेट केपेक्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की जा रही है। काफ़ी कंपनियों ने पीएलआई स्कीम को अवेल किया है और एक्सपेंशन स्प्री पे जा रहे हैं, जिसके कारण कि हम देख रहे हैं कि बैंकों में और स्पेशली पीएसयू बैंकें, मुझे लगता है कि ये जो प्राइवेट केपेक्स है उस पर ज़्यादा राइड करेंगी। और पीएसयू बैंकों में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा कह लें, स्टेट बैंक कह लें, कैनरा बैंक कह लें, इवन फॉर दैट मैटर यूनियन बैंक कहने, इन बैंकों में हमने 20% के आसपास का लोन ग्रोथ देखा है। और स्टेट बैंक तो 29 लाख करोड़ का इनका जो लोन बुक है, और उस जो है 26 लाख था पिछले साल और बढ़ के 29 लाख हुआ, तो तकरीबन जो है 20% के आसपास की ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये एक मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहने वाला है। और उसमें दूसरा जो फैक्टर है, एनपीए रेजोल्यूशन के कारण प्रोविजनिंग कम हो रही है, जिसके कारण की जो बॉटम लाइन पर्कुलेशन काफी अच्छा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे भी बैंकिंग अच्छा करेगा एज ए होल। और जहां तक आईटी की बात है, मुझे लग रहा है कि अगर आप देखें आईएमएफ की रिपोर्ट को देख लें या जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, उसमें सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग ये दो फोकस होगा। और सर्विसेज सेक्टर में आईटी जो है एक लाइन स्पाई रखता है, और यहाँ से भी काफी बड़ा जंप जो है वो 2027 तक ही देख रहे हैं कि तकरीबन 2.5 गुना यहाँ से रेवेन्यू बढ़ जाएंगे आईटी के। डिजिटाइजेशन जो हो रहा है, वो सारी चीजों को लेकर काफी बुलिश हैं लोग। तो मुझे लग रहा है कि ये आईटी भी आने वाला टाइम पे एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो आपको इसमें से सेक्टर्स में से अच्छी कंपनियों को चुनना चाहिए। ठीक है, तो आईटी बैंक के नंबर्स अच्छे रहे हैं और डिजिटाइजेशन जिस तरह से प्ले आउट कर रहा है, आईटी के नंबर्स आगे भी अच्छे रहेंगे और बैंकों को भी जो लोन ग्रोथ काफ़ी मजबूत रही है, उसका इम्पैक्ट आने वाली तिमाहियों में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता हुआ दिखेगा, खासतौर पे जो सरकारी बैंक है उनमें। अच्छा सर, ओवरऑल अगर हम सम अप करें पूरे ये जो रिजल्ट सीजन अभी तक है, तो उसमें एक तो अधिक महंगाई, ऊंचा ब्याज खर्च, रुपए में कमजोरी, महंगी फ्यूल लागत और बढ़ती एनर्जी कॉस्ट, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस तिमाही में नतीजों पर काफ़ी हद तक असर डाला है। आगे आने वाली तिमाहियों को लेकर आउटलुक किस तरह का है? कोई उम्मीद है नतीजों में सुधार की आगे चलते हुए? देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि मेटल जिसमें हमने कि निचले स्तर देखे हैं, लेकिन मेटल और सीमेंट पे मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब अभी देखिए आप लॉजिस्टिक प्लान आया उनका, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि अगर आपको इकोनॉमी की एक बड़े स्केल पे और दुनिया की तीसरी इकोनॉमी होने वाली है, तो आपके पास यू मस्ट हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे की चीज़ें मूव कर सकें अच्छी तरह से। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसमें आपको कह लें कि मेटल में लोहे लगने हैं या फिर और इंडस्ट्रियल मेटल्स लगने हैं और सीमेंट लगना है। तो और ये जो कंपनियों में हमने देखा कि थोड़ी सी फ्यूल कॉस्ट के कारण मार पड़ी है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ये दोनों चीज जो है अच्छी होगी। और ऑयल एंड गैस में जैसे ही हम फ्यूल कॉस्ट देख रहे हैं धीरे धीरे कम होगा, तो और रुपए जो है वो अगर मजबूत होता है यहाँ से, तो ये तीन सेक्टर्स जो काफी अच्छे बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन तीनों सेक्टर्स में आपको अच्छी कंपनियों को चुनना चाहिए जो कि आपको निचले स्तर पर मिलते हैं। तो ठीक है, तो तेल, गैस, सीमेंट, केमिकल, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हमें संतोष सर बता रहे हो, उसमें मेटल्स भी आप जोड़ सकते हैं जहां पे नंबर्स अच्छे रह सकते हैं। और इन सेक्टर की अच्छी कंपनियां चुनने की जो बात है वो संतोष जी की ओर से बताई जा रही है। जब सर आप इतना आउटलुक को लेके इतने बुलिश हैं, इतना पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं कुछ सेक्टर्स की, जहां तक आपने बात भी करी है, तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर लें। नतीजों के आधार पर कोई खरीदारी, बिकवाली या एग्जिट की राय जो आप लंबी अवधि के नजरिए से हमारे दर्शकों को सुझाना चाहें? देखिए, अभी हमने डिजिटाइजेशन की बात की और मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया में जो है सारी चीज़ें अब मोबाइल फ़ोन्स पे आ गई है। और इंडिया में अगर आप देखें तो आईफोन्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई है, और उसके कारण जो है मुझे लगता है कि रेडिंगटन इंडिया एक अच्छा प्ले हो सकता है। तो उसमें खरीदारी की सलाह होगी। पिछली तिमाही जो अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स दिए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं, कैश काउ जनरेशन है कंपनी का। इस कंपनी में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 210 रुपए के टारगेट हो सकते हैं। 150 रुपए के करंट मौजूदा स्तर हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए 150 से 130 के बीच में। अगर आपको मिलता है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, एक अच्छी तेजी हो सकती है।
दूसरा जो स्टॉक होगा मुझे लग रहा है एलिकॉन इंजीनियरिंग। अगर आप कैपिटल गुड्स की बात करें, जैसा मैंने कहा कि केपेक्स बहुत लाइंड अप है और केपेक्स में जो हेल्प करती हुई कंपनियां कैपिटल गुड्स की हैं, उसमें एलिकॉन इंजीनियरिंग मुझे काफ़ी अच्छा पसंद है और उसके नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए हैं। आने वाले दिनों पे जो जिस तरह से राइड करेंगी ये कंपनियां, मुझे लगता है कि एक ह्यूमंगस राइड हो सकता है। और उसमें अभी करंट मौजूदा स्तर 445 के आसपास के हैं। इसमें एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी 445 से 380 तक आप जो है इस स्टॉक को धीरे धीरे खरीदें। आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि 550 रुपए तक के टारगेट हो सकते हैं। और इसमें डिफेंस का भी जो है एक सम्मिश्रण मिलेगा आपको एलिकॉन इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो आपने सेक्टर्स तो जाने जो कि आपको संतोष सर ने बताया कि कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने खराब प्रदर्शन या अच्छा प्रदर्शन किया, आगे का आउटलुक भी आपने समझा और उसके आधार पे दो शेयर भी आपको बता दिए गए हैं। एक है रेडिंगटन इंडिया का जहां पे 210 रुपए का टारगेट है और दूसरा है एलिकॉन इंजीनियरिंग, ये कैपिटल गुड्स का प्ले है और इसमें आप डिफेंस का भी एक फ्लेवर देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिछले कुछ समय में हाईलाइट रहा है। तो उस लिहाज से एलिकॉन इंजीनियरिंग में भी आप चाहें तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 550 रुपए तक के जो टारगेट्स है वहां पे भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये तो पूरे रिजल्ट सीजन की बात हुई। अब तक जो आंकड़े आए हैं वो कैसे रहे हैं और आउटलुक किस तरह का है, अब जरा बाजार के ऊपर फोकस कर लेते हैं। सर, बीते 6 महीने में निफ्टी में करीब 2000 अंकों की रैली आ चुकी है। जून के लोज से तो हम ऑलमोस्ट 3000 अंक ऊपर हैं। इसमें एफपीआई की खरीदारी या भारतीय बाजारों में वापसी एक बड़ा फैक्टर रहा है। अब नवंबर के बाकी बचे दिनों के लिए क्या अहम और रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं? क्या नवंबर या दिसंबर में ऑल टाइम हाई टच कर सकता है बाजार? क्योंकि हाल फिलहाल जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी हमने टेंशन बनती हुई देखी है, उससे निफ्टी ने 18,000 का जो की लेवल है वो भी तोड़ा है। हालांकि पिछले हफ्ते हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई भी टच किया था। तो क्या निफ्टी भी ये जो 2 महीने बचे हैं उसमें रिकॉर्ड हाई टच करने की कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए, जरूर है कि कहते हैं कि उम्मीद पे जीते हैं लोग और उम्मीद तो बनी हुई है, बरकरार है, क्योंकि हमारे इंटरनल फैक्टर्स अगर हम देखें तो हम स्टैंड आउट कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें दूसरी इकोनॉमी से, कुछ फैक्टर्स हैं जो डिस्टर्बिंग हैं, मुझे लगता है कि वो खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही वो चीज़ें खत्म होती हैं और विदेशी जो संकेत हैं अगर थोड़ा सा भी अच्छे होते हैं तो हमारा मार्केट काफ़ी अच्छा कर सकता है। लेकिन मार्केट हमेशा एक दायरे में रहता है और वो दायरे जब क्रॉस करता है तब आपको एक बड़ी तेजी दिखती है। और मुझे लग रहा है कि पिछली बार जब हम संदीप जी आपसे बात कर रहे थे 18,200 हमने कहा था आपसे कि बहुत क्रूशियल रहने वाला है निफ्टी पे, हम उसके ऊपर भी गए लेकिन क्लोज नहीं हो पाए और फिर से हमने जो है करेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि नतीजों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा देखने को मिली है शॉर्ट टर्म, और कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जो आ रही है आपके सामने उसके कारण ये सारी चीजें दिख रही हैं। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे दायरे हो सकते हैं वो अभी 18,200 से 18,300 ऊपरी लेवल हो सकते हैं। और निचला जो सपोर्ट आएगा वो पहला सपोर्ट 17,900 और दूसरा उसके बाद मुझे लगता है कि इन शॉर्ट टर्म 17,500 तक ये बड़े सपोर्ट निफ्टी पे काम करेंगे। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, अब मुझे लग रहा है कि वहां पर 41,700 41,800 ये अहम रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, क्योंकि पीएसयू बैंक परफॉर्म कर रहे हैं, हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी है और उनका वेटेज बैंक निफ्टी में बहुत ही कम है। और अभी हमने अंडर परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी आते हुए देख रही हैं। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक से एक्सेस में, जैसे कि ओएफएस चल रहा है वो नीचे है और इंडसइंड थोड़ा नीचे आ गया पहले से ही, तो थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है। लेकिन 41,700 41,800 ये अहम रेजिस्टेंस रहने वाले हैं जो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। 40,800 से लेकर 40,000 के बीच में जो मोटे तौर पे आप कह रहे हैं कि एक बड़ा बैंक निफ्टी पे सपोर्ट होने वाला है। ठीक है, 41,700 41,800 ये बैंक निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। और निफ्टी के लिए जैसे लास्ट टाइम भी संतोष जी ने हमें कहा था 18,200 वही रेंज है, 18,200 18,300 ये रेजिस्टेंस का लेवल है। और नीचे में 18,000 टूटने के बाद 17,900 और उसके बाद 17,500 ये कुछ मेजर सपोर्ट लेवल्स है जहां पे हो सकता है कि निफ्टी सपोर्ट ले या तो फिर रुकता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा सर, अक्टूबर महीने में हमने देखा है कि औसत से करीब 28% कम डीमैट अकाउंट्स खुले हैं और कैश सेगमेंट में जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है, एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, उसमें भी करीब 20% की गिरावट देखने को मिली है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? मनी 9 ने इनफैक्ट हाल में जो देश का पहला इंडिपेंडेंट पर्सनल फाइनेंस सर्वे करवाया था उसमें यह पता चला था कि अभी महज 3% परिवार ही शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। इसे देखते हुए नए डीमैट खुलने की घटती रफ्तार पर आपका क्या राय होगी? आपका क्या टेक है सर? देखिए, कहते हैं कि मार्केट जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म, मतलब मोस्ट ऑफ अस जो है बहुत शॉर्ट टर्म देखते हैं और
जो अक्टूबर का महीना था, अगर ट्रेडिंग जो कह लें कि डे के लिहाज से 19 दिन का ही था। अगर उसके पहले सितंबर में हम देखें तो 22 दिन का था। तो एक तो वो दिन कम थे सितंबर, क्योंकि फेस्टिव सीजन था पूरा। और उसके बाद जो है सितंबर जो महीना था संदीप जी, वो काफी डेंटिंग था अगर आप देखें प्राइस के लिहाज से। तो ठीक, क्योंकि हमको शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है, तो ठीक पहले जो है एक बड़ी गिरावट थी और अचानक से मार्केट बढ़ गया, तो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि गिरा हुआ था मार्केट। और बाहर से जो न्यूज आ रही हैं, आप समझो इन्फ्लेशन, रिसेशन और न्यू वॉर जैसी बातें चल रही थी, तो ये सारी चीजों के बीच में मार्केट में जो कंफ्यूजन है, आई थिंक उसका रिफ्लेक्शन आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी पे दिख रहा था। और यही कारण है कि आपको अक्टूबर महीने में वॉल्यूम कम दिखे हैं। लेकिन पूरी अगर तिमाही की बात कर लें तो मुझे लग रहा है कि अगर आप एनएससी के रिजल्ट्स को देखेंगे, लाइफ टाइम हाई रिजल्ट्स हैं। 1700 करोड़ रुपया पूरी तिमाही में सितंबर क्वार्टर में एनएससी ने कमाया है। इवन फॉर दैट मैटर बीएससी देखें तो थोड़ा सा कम है, बीएससी में बहुत ही कम है, थोड़ा नहीं तो बहुत ही कम है। लेकिन एक्टिविटी ट्रेडिंग की ओवर पीरियड क्वार्टर में अच्छी रही है। मुझे लगता है कि जो पेनिट्रेशन है फाइनेंशियल मार्केट में इंडिया में वैसे भी काफी कम है। जैसा आप बता रहे हैं कि आपके सर्वे में 3% ही उभर के आया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी भी कम है और बहुत बड़ा मार्केट है ये। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जिस तरह से, क्योंकि आपके पास एवेन्यूज बहुत कम रह गए हैं इन्वेस्ट करने के। पहले लोग गोल्ड में करते थे या फिर आप रियल एस्टेट में करते थे, अब वहां उतने रिटर्न नहीं छूट रहे हैं। इवन फॉर दैट मैटर अगर आप बैंक एफडी की बात कर ले तो वहां पर भी उतने लिक्रेटिव रिटर्न्स नहीं। तो धीरे धीरे लोग अब स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। तो ओवर ए पीरियड, लॉन्गर पीरियड अब आप देखेंगे तो संदीप जी ये चीजें काफी तेज से बढ़ रही हैं। हाँ, आपको एक कहीं ना कहीं ब्लिफ थोड़ा सा मिलता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा बेयरिश होने की बात नहीं है। ओवरऑल ये पेनिट्रेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में पेनिट्रेशन कम है। जो अक्टूबर महीने के आंकड़े आए हैं जिसमें डीमैट खुलने की रफ्तार धीमी पड़ी है, उससे कुछ बेरिश होने की या मायूस होने की जरूरत नहीं है। आगे पेनिट्रेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। जो गोल्ड या रियल एस्टेट जैसे एसेट्स हैं उसके बनस्पत स्टॉक मार्केट में गुंजाइश ज़्यादा है अच्छे रिटर्न डिलीवर करने की, इसलिए लोग धीरे धीरे वहाँ से उन एसेट से शिफ्ट होकर अब स्टॉक मार्केट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले कुछ सालों में दिखेगा, ऐसा हमें संतोष सर बता रहे हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच संतोष सर, आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब भी देने के लिए। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।